करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन किस प्रकार से संपन्न होता है और किस प्रकार से कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती है, उसी चीज को अपन यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपके हर कंपटीशन एग्जाम में, हर एक पेपर में आपके काम आने वाला है। इस टॉपिक को आप पूरा अच्छे से समझ लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों का ये टॉपिक माना जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज इसे टॉपिक को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ बनने की संभावना हर एग्जाम में रहती है। तो आओ चलो पढ़ते हैं। चलो सेल डिवीजन की अगर बात करते हैं तो सेल डिवीजन में मुख्य रूप से इसको रुडोल्फ विर्चो ने नाम दिया सेल कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। और रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनियस सेलुला इज सेलुला। ओमनियस सेलुला इज सेलुला का मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ना कि नई कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ऐसा नहीं है। वो कोशिकाएं स्वयंभू भी नहीं है कि एकदम से वो प्रकट होकर एक नई कोशिका का अपने आप निर्माण कर लेगी, ऐसा नहीं है। तो ये कहा गया कि कभी भी एकदम से कोशिकाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। कोशिकाएं सिर्फ विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण कर सकती है, और विभाजित भी वही कोशिकाएं होगी जो कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रौढ़ होगी, मैच्योर होगी और पुरानी होगी। तो पुरानी कोशिकाओं से कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि नई कोशिकाएं एकदम से बन जाए। उसके बाद में आ जाते हैं सेल डिवीजन के ऊपर, कोशिका विभाजन के ऊपर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा मुख्य रूप से कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है और तीसरा अमाइटोसिस होता है। माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, अमाइटोसिस क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से स्टडी कराऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस वैसे नाम से ही आपको पता है कि ये एक समसूत्री विभाजन है। अब समसूत्री का मतलब क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा है, समान सूत्र इसमें निर्मित होंगे, यानी ऐसी पुत्री कोशिकाएं इसमें निर्मित होगी जिनकी आकार आकृति समान होगी, यानी बिल्कुल पेरेंट्स के तरह दिखाई देंगे। तो इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन में ज्यादातर क्लोन कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी इन कोशिकाओं में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता, यानी सेम टू सेम ये अपने मम्मी पापा जो होंगे, यानी जो पेरेंट्स होंगे, उन्हीं की जैसी ये दिखाई देगी। यानी ये पेरेंटल होती है, क्लोन कोशिकाएं कहलाती है, और इनमें कभी भी अंतर नहीं पाया जाता। इस कारण से यहां पर किसी भी लक्षणों में, किसी भी जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब जेनेटिक स्ट्रक्चर में किसी के लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन कहलाएगा। और इसकी डिटेल से आगे पढ़ाएंगे अब। उसके बाद में बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या है? यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री से तात्पर्य यह है कि ऐसा विभाजन जहां पर कोशिकाओं की आकार आकृति बदल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या हो जाता है कि मात्र कोशिका से वह कोशिकाएं क्या हो जाती, आधी हो जाती है, यानी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री का मतलब उन कोशिकाओं में जीव द्रव्य में, आकार आकृति में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी आने की वजह से यहां पर फिर एक नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, और ये विभाजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं कहीं ना कहीं जो डायवर्सिटी है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर ये विभाजन पूरी दुनिया से अगर विलुप्त हो जाए तो शायद इस दुनिया पे कोई डायवर्सिटी नहीं पाए जाए, क्योंकि सारे के सारे जीव जंतु एक शकल के ही अपने को दिखाई दें, सारे के सारे एक जैसे दिखाई दें। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से ही क्या होता है, यहां से ही डायवर्सिटी जनरेट होती है, यानी कहीं ना कहीं विविधता यहां पर देखने को मिलती है। तो मियोसिस विभाजन का मतलब यह है कि यहां पर मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो आकार आकृति में मात्र कोशिका से पूर्ण रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। तो ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं अपन? मियोसिस। तीसरा आता है अमाइटोसिस।
असूत्री विभाजन, यानी इसमें क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार का सूत्र का निर्माण नहीं होता, और ये एक तरह से आभासी विभाजन भी कहा जाता है, यानी इसको सूडो डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी सूत्रों का यहाँ पर यानी क्रोमोसोम्स का यहाँ पर डिवीजन नहीं होता। तो ये तीनों विभाजन अपन डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि माइटोसिस जो है ये सभी पुत्री कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, भी समान पाया जाता है। माइटोसिस का नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। और फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया, और नाम देने के बाद में एक यहां पर साइंटिस्ट आया, ओ हार्टविंग, ठीक है। ओ हार्टविंग ने एक सिद्धांत दिया जिसका कोई भी कोशिका विभाजन तभी कर सकती है जब कहीं ना कहीं उसका जीव द्रव्य अधिक हो जाता है। अगर जीव द्रव्य अधिक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो मेटाबॉलिज्म है वह क्या होने लगती है, प्रभावित होने लगती है। और जब प्रभावित होने लगती है तो उसके केंद्रक का उस जीव द्रव्य पर से नियंत्रण धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो केंद्रक वापस उस जीव द्रव्य को नियंत्रित करने के लिए कोशिका को विभाजित होने देता है। तो यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है कोशिका विभाजन का, कि जीव द्रव्य का लगातार अनियंत्रित होना और केंद्रक का उस पर से कंट्रोल खत्म हो जाना, यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है किसी भी कोशिका का विभाजित होने का। तो यहां पर बात कर लेते हैं अपन कि छोटी कोशिकाओं का KI हमेशा अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनका जीव द्रव्य क्या होता है, कम होता है। और बड़ी कोशिकाओं का KI हमेशा कम होगा क्योंकि उनमें जीव द्रव्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कोई भी कोशिकाएं अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करती है, अपने जीव द्रव्य को क्या कर लेती है, कम कर लेती है। और कम करने का सबसे बड़ा कारण है कोशिका विभाजन, क्योंकि बिना कोशिका विभाजन के किसी भी कोशिका को जीव द्रव्य कम नहीं हो सकता, किसी भी कोशिका का जीव द्रव्य कम नहीं हो सकता। और जैसे ही जीव द्रव्य कम होगा तो फिर मान के चलो कि वह कोशिका का जो केंद्रक है उस जीव द्रव्य को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि किसी के घर में अगर 10-12 भाई बहन हैं तो उन पर पिता का नियंत्रण कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि संख्या ज्यादा है, किस किस को आप संभालोगे, किस किस पर नियंत्रण करोगे। लेकिन अगर घर में एक ही बेटा होगा या 2 ही बच्चे होंगे तो उनके ऊपर डायरेक्ट नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्रक का यानी पिता का नियंत्रण हो जाता है। तो वैसे जितने अधिक यहां पर क्या होगा, जीव द्रव्य होगा तो नियंत्रण क्या होगा, कम होगा। और जितना कम जीव द्रव्य होगा उतना ही नियंत्रण क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसका साइकिल चलता है, तो वो अपन आराम से डिटेल से अपन बात करेंगे। कोशिका विभाजन में हम आगे बात कर लेते हैं कोशिका चक्र की यानी सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल कैसे यहां पर पढ़ेंगे अपन, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। अगर यहां पर बात करूं मैं कोशिका चक्र की, तो कोशिका चक्र होता क्या है। कोशिका चक्र का मतलब यह है कि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण और वापस वह पुत्री कोशिका वापस से एक नया विभाजन कर वो भी वापस आगे जाकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करे। तो ये जो चक्र चलता है इसी को कहते हैं सेल साइकिल। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे ये मात्र कोशिका है, इसके पास स्वयं का केंद्रक है और ये कोशिका है, और ये आगे जाकर क्या कर लेगी, विभाजन हो कर लेगी। ये आगे जाकर डिवीजन कर लेगी और डिवीजन कर कर यहां इसका जो केंद्रक है ये 2 भागों में बट जाएगा और इसका जीव द्रव्य भी 2 भागों में बट जाएगा, और ये आगे चलकर 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। ठीक है, ये 2 एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का यहां पर निर्माण हुआ, और आगे चलकर ये भी 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या कर लेगी, ये भी आगे चलकर क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग है यहां से यहां तक का जो चक्र है इसी को कहा जाता है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। यानी किस प्रकार से कोशिकाएं अपना जीवन जीती है और किस प्रकार से कोशिका विभाजन करती है, तो इसी को अपन पढ़ते हैं सेल साइकिल के रूप में, कोशिका चक्र के रूप में। अब यहां पर कोशिका चक्र कितने प्रकार का होता है वो अपन पढ़ लेते हैं। तो मुख्य रूप से कोशिका चक्र 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है,
तो सबसे पहला होता है क्या? पहला होता है इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब ऐसी अवस्था जहां पर G1, S और G2 ये तीन प्रावस्थाएं इसमें संपन्न होती है। इसी अवस्था को कहा जाता है इंटरफेस। ठीक है, यानी कोशिका यहां पर क्या करती है? तैयारी करती है। इसको हिंदी में अंतरावस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था अंतरावस्था। और दूसरा आता है इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था। ठीक है, तो यहां पर ये जो अवस्था होती है यह सिर्फ एम फेज में संपन्न होती है। ओनली एम अवस्था को ही विभाजन अवस्था में काउंट किया जाता है। तो इसको समझाने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि मुख्य रूप से कोशिका चक्र दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरफेज और दूसरा डिवीजन फेज, यानी इंटरफेज और दूसरा डिविजनल फेज। तो यहां पर सबसे बड़ा मैं डायग्राम आपको बता के समझा देता हूं किस प्रकार से ये चक्र चलता है। से आपको समझा देता हूं। तो सेल साइकिल की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का चक्र है, और चक्र में यहां से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा फेज है ये G1 आएगा, और इसी के आगे यहां से लेकर यहां तक का जो फेज है वो S आएगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो फेज है इसको थोड़ा आगे बड़ा कर लो क्योंकि एस फेज थोड़ा बड़ा रहता है। तो यहां तक मान लो एस फेज, और यहां से यहां तक G2 आएगा, और यहां से यहां तक का जो फेज आएगा ये आएगा आपका एम फेज। ठीक है, तो यहां पर G1, S, G2 और एम फेज, तो ये टोटल चार अवस्थाएं कोशिका विभाजन की। तो यहां से G1 से लेकर G2 तक की जो अवस्था है इसी को कहते हैं अपन इंटरफेज। और बस इतनी सी अवस्था सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है डिवीजन फेज। सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है डिवीजन फेज। तो यहां पर कोशिका सबसे ज्यादा समय किसमें लेती है? तैयारी में लेती है। तो इंटरफेज जो है वह सिर्फ तैयारी का समय है। पुराने वैज्ञानिकों के पास सूक्ष्मदर्शी नहीं होने के कारण, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होने के कारण उन्होंने क्या है, इस इंटरफेज को वह देख ही नहीं पाए थे। इसी कारण से उन्होंने इसे क्या कहा था? विश्राम अवस्था कहा था, कि कोशिका की ये क्या है? विश्राम अवस्था है। यानी ये इसको इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन देखने को वैज्ञानिकों को नहीं मिला था। लेकिन बाद में जैसे ही माइक्रोस्कोप आए तो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में इस अवस्था का वापस से बारे में पता चला कि ये अवस्था भी तीन अवस्थाओं से, इंटरफेज भी तीन भागों से, तीन फेज से मिलकर बनी होती है, G1, S और G2। जीवन में क्या होती है? कोशिका में लगातार क्या आते हैं? बदलाव आते हैं, लगातार बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रोटीन पार्ट और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद में एस फेज में उसका रेप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है, और रेप्लिकेशन प्रारंभ होने के बाद में G2 फेज में वह पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विभाजन होने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही विभाजन होने के लिए कोशिकाएं तैयार हो जाती है तो फिर वहां पर डिवीजन फेज आती है, और जिससे डिवीजन फेज पाके माइटोसिस जो एम फेज है, तो वहां पर डिवीजन फेज आकर वो क्या कर लेती है? अपने आप को विभाजित करना प्रारंभ कर देती है। इसी कारण से जो डिवीजन फेज है वो बहुत छोटी अवस्था है। बाकी सबसे लंबा जो टाइम लगता है वह इंटरफेज में ही लगता है। तो इन दोनों अवस्थाओं को डिटेल से अपन आगे
यहाँ